Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 15 दिन पहले जो ये चुनाव चल रहा था उसमें और अब में कितना सब कुछ बदल गया है लगातार, क्योंकि जितना बीजेपी ने एफर्ट डाला है उससे कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि वो बहुत बड़ा कमबैक तो किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 15 दिन पहले जहाँ 5 तारीख तक 4 तारीख की रात तक जब यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी का नामांकन रैली था, उसके बाद 5 तारीख को जब बीजेपी अपने दल बल के साथ मैदान में उतरी और पहला जो कैलाश चौधरी का दौरा था वो चौहटन और बॉर्डर साइड का था, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बैठकें हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर गए, 2-2 बार आके गए और 2-2 दिन यहाँ पर रुके भी, और जो समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक है उन सब से मिले, उन सब के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उन सब के साथ आगामी जो पंचायती राज चुनाव से लगाकर हर मुद्दे पर चर्चा की, और एक चीज ये भी कही कि राष्ट्र निर्माण के नाम पर वोट देना है। तो कोर वोट बैंक जो मूल ओबीसी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा था कि वो इस बार बीजेपी से चिटक रही है, उसको अब जब आज हम बात कर रहे हैं तब काफी हद तक बीजेपी कवर करने में कामयाब रही है और ये सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश है, पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी तरीके से हर उस पहलू को टच करने की कोशिश की जा रही है जिससे उनके पास ये फीडबैक मिला हो कि यहाँ पर बीजेपी कम्जोर है और यहाँ पर वोट कट सकता है। छोटे छोटे समाज हो, मीटिंग हो, आप ये चीज देखिए कि पार्टी में जो पदाधिकारी, जो मंत्री जिन जिन कम्युनिटीज के हैं, जो जो पदाधिकारी जिन जिन कम्युनिटीज के हैं, वो सारे के सारे मैदान में काम कर रहे हैं और हर किसी को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, जब इस चुनाव की नींव भी नहीं थी, चर्चा थी, तब एक बात कही गई थी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय कि मुझे मेरी गलतियों के लिए सजा दे देना, मोदी जी को सजा मत देना, वोट जो है वो मोदी जी को जरूर देना। तो वहीं से बीजेपी की कमजोर होने की थोड़ी सी लोगों में चर्चा शुरू हुई, लेकिन आज 24 तारीख तक ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी फाइट में आने की स्थिति में, बहुत जबरदस्त संघर्ष रहेगा। उम्मीदवार भी बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन रविंद्र सिंह जो है वो जबरदस्त चर्चाओं में है। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 14 के अंदर जो चुनाव था देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था। 24 के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया, और मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया एक अलग चीज हो गई ग्राउंड पर, और सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर नजर आता है, क्या इस चुनाव के अंदर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आज से पहले जब जब चुनाव होते थे टीवी, अखबार इसके जरिए अपना प्रचार प्रसार होता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि सारी की सारी पार्टियां यूथ के हाथ का जो मोबाइल है उसको टारगेट कर रही है। महिलाएं, गृहिणियां जो है उनके जिन ऐप को वो यूज कर रही है या जिन सोशल मीडिया को यूज कर रही है, वहां पर पार्टियों के विज्ञापन जो है वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर दिखने शुरू हो गए। तो 2024 पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया की जंग के रूप में लड़ा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस और आरएलपी का जो गठबंधन का प्रत्याशी है। हालांकि हनुमान बेनीवाल यहाँ नहीं आ रहे हैं तो गठबंधन कैसा ये समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ निर्दलीय जो प्रत्याशी रविंद्र, सबकी जो आईटी फौजें हैं वो दनादन युद्ध लड़े जा रही है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा वोट बैंक अगर इधर उधर हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो सोशल मीडिया का है। दिल्ली और जयपुर में जितना सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है, बाड़मेर उससे कहीं ज्यादा प्रभावी है। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है, मैं पिछले 5-7 दिनों से लगातार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, सबके टारगेट पर रविंद्र सिंह भाटी क्यों है? सर माइक यहाँ से पकड़, ऊपर थोड़ा माइक। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ही इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो इधर के वोट लेके जाएं, चाहे वो उधर के वोट लेके जाएं, तो टारगेट पे रविंद्र सिंह भाटी रहेंगे। और दूसरा, कांग्रेस ने विशेष रूप से रविंद्र सिंह भाटी को ओपन मंचों से टारगेट पे रखा है, बीजेपी ने शायद उतना टारगेट में नहीं रखा है। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी यही है। और अभी हम बात सोशल मीडिया की कर रहे थे, तो सोशल मीडिया के कारण ही मैं भी यहाँ पे हूँ। आप देखिए कि 2014 से पहले या उसके और पहले प्रत्याशी हैं वो डिपेंड रहते थे कि कोई हमें छापे, कोई हमें दिखाए। अब किसी को जरूरत नहीं रही कि पहले तो अखबार के अंदर थोड़ी सी कटिंग आ जाए, मतलब थोड़ा सा न्यूज आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब वो उन पर डिपेंड भी नहीं रहे। अब
अब हर आदमी का अपना सिस्टम है और उससे जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, जो नहीं जानते, जिनका कोई लेना देना नहीं जिस सीट से, वहां तक भी वो पहुंच रहा है और पूरी ताकत से पहुंच रहा है। डिपेंड इस पे करता है कि आप में काबिलियत कितनी है, आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको खुद को पता नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, वहां तक भी आप पहुंच रहे हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। और इस पर कुछ चीजें और है कि इसमें कुछ थोड़ा सा जितना होता है उससे ज्यादा भी दिखाया जा सकता है, तो ये एक बेनिफिट और है। बाकी जो कैमरे का कमाल। मुख्य धारा का मीडिया है वो उतना ही दिखाएगा या उससे कम दिखाएगा आपको, वो बेमतलब की हाइप नहीं देगा। लेकिन ये तो आपका खुद का है, खुद की दुकान है प्रत्येक व्यक्ति की, और जिसके मन में जो आया जा रहा है वो लिखे जा रहा है। इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि एक धमकी चली, अमीन खान के लिए धमकी चली। अब वो कोई बहुत ही साधारण गरीब परिवार का बच्चा है जिसने ये धमकी दे दी और वो पकड़ा भी गया, तो इसके नुकसान भी बहुत है। कोई आ जाता है उस तरीके से नहीं, लेकिन ये कब माहौल बिगाड़ दे। करने के लिए गैंग के नाम वगैरह वो भी गैंग के नाम लीजिए, जिससे हाँ ठीक है कि यहाँ की पुलिस काफी अलर्ट है और उसने तुरंत प्रभाव से इसको पकड़ा, वरना ये चीजें चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और कई बार बड़े नुकसान भी करवा देती हैं। अच्छा सर, जैसे 2014 का चुनाव था या 19 का चुनाव था, उस समय मोदी की लहर थी। आज के समय के अंदर आप क्या देखते हैं? चॉइस के अंदर जो पहला पैटर्न सामने आया फर्स्ट चरण का, उसके बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा तो बीजेपी सक्रिय हुई है, या ये चुनाव है वो जातिवाद पर आ गया है इस इलाके के अंदर, या इस चुनाव के अंदर यूथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो यूथ को साधेगा उसकी नैया पार होगी। देखिए, यूथ 2014 में भी उतना ही प्रभावी था, 2019 में भी उतना ही प्रभावी था। इस चुनाव में फर्क सिर्फ इतना है कि जो दो चुनावों में मोदी लहर थी, पहले चुनाव में तो पूरी तरह से मोदी लहर ही थी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी देश में और केजरीवाल, अन्ना हजारे इन्होंने आंदोलन किए थे, बहुत बड़ा मोमेंटम बना था और भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप थे जितने शायद इतिहास में हमने नहीं देखे। हर व्यक्ति ऐसे सोचता था कि अब कैसे भी करके इस शासन से मुक्ति मिले, और उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने सभाएं करना शुरू कर दिया था, वो गुजरात मॉडल को पेश कर रहे थे और उनमें गजब की अपील भी थी, उनमें बड़ी गजब की एनर्जी थी, जो आज भी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है। और 2019 में मोदी लहर उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन अचानक से फरवरी के महीने में जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद में जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, तो उससे एकदम से मोमेंटम जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया और वापस वही जो 56 इंच का सीना, छाती वगैरह वो चीजें चल गई और हर आदमी जाति धर्म से उठकर वोट देने के लिए तैयार हो गया कि मुझे वापस से वोट देना है। उस वक्त अगर आप किसी को भड़काकर भी पूछो तो वो आपको हड़काएगा कि ऐसी कैसे बात, किसको वोट देने की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये देश का चुनाव है। मतलब हम उस टाइम ये था कि अगर कोई वोट डाल के आ रहा है और वो लिख रहा है कि मैं देश के लिए वोट डाल के आया हूं, तो मतलब वो बीजेपी को ही वोट डाल के आया है। लेकिन इस चुनाव में वो चीजें एकदम से 3 महीने के अंदर अंदर गायब हुई। आप देखिए, बहुत आश्चर्यजनक रूप से 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और उस टाइम हमने देखा घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में बहुत कमाल का माहौल था। और उसी माहौल पर सवार होकर बीजेपी एक बार फिर उसी कंफर्टेबल जीत की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रही थी। हर कोई आश्वस्त था कि सीट हमारी निकली हुई है, टिकट मिलने की देर है, और हर सीट पर हर कैंडिडेट ये मानकर चल रहा था कि उसको उसकी 3 लाख से 4 लाख से वोट सुनिश्चित है मोदी के नाम पर। इसलिए वो एक्टिव भी लेट हुए। और ये खाली बाड़मेर की बात नहीं है, ये हर सीट की बात यही है। हर आदमी इसी उम्मीद में था कि बस हम जीतने ही वाले हैं और आराम से जीतने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बीच में 2-3 चीजें आई, एक तो आरक्षण का, संविधान बदलने के कुछ जो बीजेपी, कांग्रेस ने जो ब्लेम लगाया सीधे तौर पर, नहीं कांग्रेस ने ब्लेम बाद में लगाया, पहले बीजेपी के कई कैंडिडेट ने, मतलब ये कुछ एक सांसद थे जो ये बयान दे कि आप 400 पार दे दो, हम आरक्षण वगैरह को उसको लेकर छेड़ा। एक तो 400 पार करने के इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया कि बस हम तो जीत ही रहे हैं। जो वोटर है बीजेपी का, मूल वोटर है, वो भी इस कॉन्फिडेंस में कि 400 पार तो हो ही रही है, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कि यहाँ एक ट्रेंड भी चला था कि एक सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा। एक सीट से नहीं, लोग तो ये भी बोले यार 350 हो जाएगी तो सरकार तो फिर बने। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश की नजर है। प्रचार में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं।
क्या बाड़मेर की सीट का समीकरण है, बाड़मेर जैसलमेर की सीट का समीकरण है, कौन जीत रहा है इस समय, क्या कुछ स्थिति है, तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी मौजूद है, दुलुक सिंह जी मौजूद है, जानेंगे। क्योंकि आप देखिए लगातार परिस्थितियां हैं, पिछले 5-7 दिनों के अंदर चेंज हो गई है, बहुत बड़े घटनाक्रम है, सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है, चाहे कंगना राणावत हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो। तो दूसरी तरफ आप देखिए उमेदाराम बेनीवाल का भी रोड शो है, तमाम तरीके से लगातार उमेदाराम बेनीवाल के लिए, कांग्रेस के लिए कई स्टार प्रचारक थे, वो इस समय आप देखिए लगातार पिछले 4-5 दिनों से बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, अलग अलग, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो या एससी वोटर्स के लिए। तो तीसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी है, आप देखिए लगातार अकेले ही अपना खुद का स्टार प्रचारक खुद ही बने हुए हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, कल रात को रोड शो किया, उससे पहले हेलीकॉप्टर के अंदर चुनावी प्रचार किया। तो सबसे पहले अरविंद जी से जानते हैं। अरविंद जी, कल ही शाम को बाड़मेर आए हैं, बाड़मेर की गलियों के अंदर वोटरों से उनका रुझान जा रहे थे, रविंद्र सिंह भाटी के रोड शो के बाद में तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। जोधपुर के अंदर भी लगातार इनका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से ही बाड़मेर सीट को रहता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव। अरविंद जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि किस तरीके का फीडबैक पहला मेरा ये सवाल है कि आप जोधपुर के अंदर थे और कल यहां पर आए, वहां क्या सुन रहे थे और यहां आने के बाद में क्या कुछ हुआ? देखिए, जोधपुर का चुनाव जो है वो सीधा साधा सा चुनाव है बिल्कुल, और उसमें कोई बहुत ज्यादा रंग दिखाई ऐसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाड़मेर तो पूरे देश को आकर्षित कर रहा है। तो मैं तो जोधपुर ही था, तो 200 किलोमीटर दूर अगर कोई रह जाए तो मेरे हिसाब से गलत है। तो मैंने सोचा बाड़मेर का चुनाव आके देखते हैं, और यहाँ जो एनर्जी है यहाँ के माहौल में तो वो कमाल की है। आप मेरे से सब कुछ पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे समीकरण हैं, कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, कैसे प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ जीत कौन रहा है। मतलब आप सोचिए कि फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो तक नहीं बता पा रहा कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन आगे है। जब वो सबके बराबर भाव दे रहा है तो ये मान लीजिए कि फिलहाल सभी बराबर में हैं, सभी टक्कर में हैं। हर बढ़ती मिनट, हर बढ़ते घंटे के साथ में यहाँ पर समीकरण चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत फंसा हुआ चुनाव है, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, और हो सकता है कि आप वोटिंग के बाद भी इसका अनुमान नहीं लगा पाए कि यहाँ पे कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये बहुत मजेदार चुनाव है। आप जोधपुर थे उस समय जो आपने बाड़मेर जैसलमेर के बारे में सुना था, लगातार हमारे से भी बातचीत हुई थी बाकी लोगों से, वहां के और यहाँ आने के बाद में, ग्राउंड में आने के बाद में क्या फर्क देखा आपने? देखिए, जो दिखता है वो उतना करीब करीब तो होता ही है, उसमें 10-20% की कमी बेसी हो सकती है। लेकिन आप जोधपुर चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर ऐसा कोई एनर्जी फूट कर नहीं आ रही है, क्योंकि मुकाबला आमने सामने का है। दूसरी बाकी सीटों पे चला जाइए, वहां भी ऐसा ही है। कई जगह तो ऐसा है कि चुनाव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो तक पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, लेकिन वो एक विधानसभा का या सरपंच का चुनाव होता है उस तरह का चुनाव है यहाँ पे है। और मैं समझता हूँ कि बाड़मेर शायद देश में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब सभी लोग चिंता में है ना कि वोटिंग कम हो रही है, इसका नुकसान फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा, तो यहाँ पर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटेगा। और कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर बीजेपी परेशान है सब जगह पे। यहाँ पर ज्यादा वोटिंग होने के बावजूद भी बीजेपी ये नहीं कह सकेगी कि ये हमारे लिए वोटिंग हुई है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू है। अरविंद जी, क्या लगता है कि आपको ये बाड़मेर का चुनाव इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्या एक वजह कौन सी मानते हैं आपकी कि हाँ इस वजह से ये बाड़मेर का चुनाव पूरे देश के अंदर पॉपुलर हो गया? देखिए, इसमें तो नो डाउट एकमात्र वजह रविंद्र सिंह भाटी का यहाँ पर निर्दलीय खड़ा होना है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी अपनी जो चुनाव को जिस तरह से निकाल के ले गए थे उसके कारण से देश भर में वो चर्चित हुए। फिर उन्होंने चुनाव के बाद में लगातार देश दुनिया के दौरे किए, चर्चा में हर दिन बने रहे। और वो एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जो चुनाव के अंदर नहीं है इस चुनाव में। तो ऐसे में ये वोट जो है वो किसको फायदा किसको नुकसान करेगा, इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस बाड़मेर की तरफ देख रहा है। और वो भी जब बीजेपी यहाँ पर ताकत जो झोंक रही है उसका कारण भी रविंद्र सिंह भाटी है, इसमें कोई शक नहीं है। दुलुक सिंह जी, आपने इससे पहले भी कई सारे चुनाव कवर किए, 2014 का भी चुनाव कवर किया, क्या फर्क देखा इस चुनाव के अंदर और बाकी चुनाव के अंदर?
देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा दिनेश जी कि 2014 का जो चुनाव था वो बहुत ज़्यादा चर्चित चुनाव में जो मेरे करियर में जो मेरे 2 दशक का जो चुनाव का रहा विधानसभा या लोकसभा का, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा उसमें अगर ये था कि लोग सड़कों पर उतर कर चुनाव लड़ रहे थे, वो माहौल नज़र आया था। लेकिन इस बार उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा चार्ज वोटर, चार्ज मतदाता, चार्ज सपोर्टर वो दिख रहे हैं। आप देखिए कि उस दिन शायद आप भी वहाँ मौजूद थे, जो बाखासर के पास पनोरिया गांव और उस तरह का इलाका है, वहाँ पर मतलब 4 से 5 हजार लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे और आगे जालोर जालोर बॉर्डर से लगभग 2 से 2.5 हजार लोग सिर्फ देखने के लिए आए। तो यहाँ पर सपोर्टर्स जो है वो चाहे प्रवासी हो, चाहे यहाँ पर लोकल जो रहने वाले हो, चाहे यूथ हो जो सोशल मीडिया यूज करती हो, चाहे वो महिलाएं जो वो जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक हर चीज को देखती है। आप एक चीज देखिए कि विधानसभा चुनाव तक इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की संख्या और अब करीब 2.5 मिलियन के आसपास संख्या, लगभग 1.5 मिलियन 2 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा। आप एक चीज़ देखिए कि कितना बड़ा चर्चित ये चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मामला है कि बीजेपी उस वक्त 2014 में बहुत मजबूत थी, चाहे जसवंत सिंह का टिकट कट गया उसके बावजूद भी मेहनत करनी पड़ी लेकिन मजबूत थी। लेकिन इस बार हालात बड़े ही अच्छा, नासाज हैं। हालात से बात करें तो आज से 10 से 15 दिन पहले जो ये चुनाव चल रहा था उसमें और अब में कितना सब कुछ बदल गया है लगातार, क्योंकि जितना बीजेपी ने एफर्ट डाला है उससे कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि वो बहुत बड़ा कमबैक तो किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 15 दिन पहले जहाँ 5 तारीख तक 4 तारीख की रात तक जब यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी का नामांकन रैली था, उसके बाद 5 तारीख को जब बीजेपी अपने दल बल के साथ मैदान में उतरी और पहला जो कैलाश चौधरी का दौरा था वो चौहटन और बॉर्डर साइड का था और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बैठकें हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर गए, 2-2 बार आके गए और 2-2 दिन यहाँ पर रुके भी और जो जो समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक है उन सब से मिले, उन सब के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उन सब के साथ आगामी जो पंचायती राज चुनाव से लगाकर हर मुद्दे पर चर्चा की और एक चीज ये भी कही कि राष्ट्र निर्माण के नाम पर वोट देना है। तो कोर वोट बैंक जो मूल ओबीसी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा था कि वो इस बार बीजेपी से चिटक रही है, उसको अब जब आज हम बात कर रहे हैं तब काफी हद तक बीजेपी कवर करने में कामयाब रही है और ये सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश है, पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी तरीके से हर उस पहलू को टच करने की कोशिश की जा रही है जिससे उनके पास ये फीडबैक मिला हो कि यहाँ पर बीजेपी कमजोर है और यहाँ पर वोट कट सकता है। छोटे छोटे समाज हो, मीटिंग हो, आप ये चीज देखिए कि पार्टी में जो पदाधिकारी, जो मंत्री जिन जिन कम्युनिटीज के हैं, जो जो पदाधिकारी जिन जिन कम्युनिटीज के हैं, वो सारे के सारे मैदान में काम कर रहे हैं और हर किसी को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, जब इस चुनाव की नींव भी नहीं थी, चर्चा थी, तब एक बात कही गई थी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते के समय कि मुझे मेरी गलतियों के लिए सजा दे देना, मोदी जी को सजा मत देना, वोट जो है वो मोदी जी को जरूर देना। तो वहीं से बीजेपी की कमजोर होने की थोड़ी सी लोगों में चर्चा शुरू हुई। लेकिन आज 24 तारीख तक ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में आने की स्थिति में, बहुत जबरदस्त संघर्ष रहेगा। उम्मीदवार भी बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन रविंद्र सिंह जो है वो जबरदस्त चर्चाओं में है। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 14 के अंदर जो चुनाव था देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था। चॉइस के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया, और मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया एक अलग चीज हो गई ग्राउंड पर और सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर नजर आता है, क्या इस चुनाव के अंदर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आज से पहले जब चुनाव होते थे टीवी, अखबार इसके जरिए अपना प्रचार प्रसार होता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि सारी की सारी पार्टियां यूथ के हाथ का जो मोबाइल है उसको टारगेट कर रही है। महिलाएं, गृहिणियां जो है उनके जिन ऐप को वो यूज कर रही है या जिन सोशल मीडिया को यूज कर रही है, वहां पर पार्टियों के विज्ञापन जो है वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर दिखने शुरू हो गए। तो
2024 पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया की जंग के रूप में लड़ा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस और आरएलपी का जो गठबंधन का प्रत्याशी है। हालांकि हनुमान बेनीवाल यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो गठबंधन कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ निर्दलीय जो प्रत्याशी रविंद्र, सबकी जो आईटी फौजें हैं वो दनादन युद्ध लड़ी जा रही है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा वोट बैंक अगर इधर उधर हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो सोशल मीडिया का है। दिल्ली और जयपुर में जितना सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है, बाड़मेर उससे कहीं ज्यादा प्रभावी है। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है, मैं पिछले 5-7 दिनों से लगातार चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, सबके टारगेट पर रविंद्र सिंह भाटी क्यों है? सर माइक यहाँ से पकड़, ऊपर थोड़ा माइक। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ही इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो इधर के वोट लेके जाएं, चाहे वो उधर के वोट लेके जाएं, तो टारगेट पे रविंद्र सिंह भाटी रहेंगे। और दूसरा, कांग्रेस ने विशेष रूप से रविंद्र सिंह भाटी को ओपन मंचों से टारगेट पे रखा है, बीजेपी ने शायद उतना टारगेट में नहीं रखा है। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी यही है। और अभी हम बात सोशल मीडिया की कर रहे थे, तो सोशल मीडिया के कारण ही मैं भी यहाँ पे हूँ। आप देखिए कि 2014 से पहले या उसके और पहले प्रत्याशी हैं वो डिपेंड रहते थे कि कोई हमें छापे, कोई हमें दिखाए। अब किसी को जरूरत नहीं रही कि पहले तो अखबार के अंदर थोड़ी सी कटिंग आ जाए, मतलब थोड़ा सा न्यूज आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब वो उन पर डिपेंड भी नहीं रहे। अब हर आदमी का अपना सिस्टम है, और उससे जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, जो नहीं जानते, जिनका कोई लेना देना नहीं जिस सीट से, वहां तक भी वो पहुंच रहा है और पूरी ताकत से पहुंच रहा है। डिपेंड इस पे करता है कि आप में काबिलियत कितनी है, आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको खुद को पता नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, वहां तक भी आप पहुंच रहे हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। और इस पर कुछ चीजें और है कि इसमें कुछ थोड़ा सा जितना होता है उससे ज्यादा भी दिखाया जा सकता है, तो ये एक बेनिफिट और है। बाकी जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उतना ही दिखाएगा या उससे कम दिखाएगा आपको, वो बेमतलब की हाइप नहीं देगा। लेकिन ये तो आपका खुद का है, खुद की दुकान है प्रत्येक व्यक्ति की, और जिसके मन में जो आया जा रहा है वो लिखे जा रहा है। इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि एक धमकी चली, अमीन खान के लिए धमकी चली। अब वो कोई बहुत ही साधारण गरीब परिवार का बच्चा है जिसने ये धमकी दे दी और वो पकड़ा भी गया, तो इसके नुकसान भी बहुत है। कोई आ जाता है उस तरीके से नहीं, लेकिन ये कब माहौल बिगाड़ दे, करने के लिए गैंग के नाम वगैरह वो भी गैंग के नाम लिख दिए, जिससे हाँ ठीक है कि यहाँ की पुलिस काफी अलर्ट है और उसने तुरंत प्रभाव से इसको पकड़ा, वरना ये चीजें चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और कई बार बड़े नुकसान भी करवा देती हैं। अच्छा सर, जैसे 2014 का चुनाव था या 19 का चुनाव था, उस समय मोदी की लहर थी। आज के समय के अंदर आप क्या देखते हैं? 24 के अंदर जो पहला पैटर्न सामने आया फर्स्ट चरण का, उसके बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा तो बीजेपी सक्रिय हुई है, या ये चुनाव है वो जातिवाद पर आ गया है इस इलाके के अंदर, या इस चुनाव के अंदर यूथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो यूथ को साधेगा उसकी नैया पार होगी? देखिए, यूथ 2014 में भी उतना ही प्रभावी था, 2019 में भी उतना ही प्रभावी था। इस चुनाव में फर्क सिर्फ इतना है कि जो दो चुनावों में मोदी लहर थी, पहले चुनाव में तो पूरी तरह से मोदी लहर ही थी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी देश में और केजरीवाल, अन्ना हजारे इन्होंने आंदोलन किए थे, बहुत बड़ा मोमेंटम बना था और भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप थे जितने शायद इतिहास में हमने नहीं देखे। हर व्यक्ति ऐसे सोचता था कि अब कैसे भी करके इस शासन से मुक्ति मिले, और उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने सभाएं करना शुरू कर दिया था, वो गुजरात मॉडल को पेश कर रहे थे और उनमें गजब की अपील भी थी, उनमें बड़ी गजब की एनर्जी थी, जो आज भी है, एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है। और 2019 में मोदी लहर उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन अचानक से फरवरी के महीने में जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद में जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, तो उससे एकदम से मोमेंटम जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया और वापस वही जो 56 इंच का सीना, छाती वगैरह वो चीजें चल गई और हर आदमी जाति धर्म से उठकर वोट देने के लिए तैयार हो गया कि मुझे वापस से वोट देना है। उस वक्त अगर आप किसी को भड़काकर भी पूछो तो वो आपको हड़काएगा कि ऐसी कैसे बात, किसको वोट देने की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये देश का चुनाव है। मतलब हम उस टाइम ये था कि अगर कोई वोट डाल के आ रहा है और वो लिख रहा है कि मैं देश के लिए वोट डाल के आया हूं, तो मतलब वो बीजेपी को ही वोट डाल के आया है। लेकिन इस चुनाव में वो चीजें एकदम से
3 महीने के अंदर अंदर गायब हुई। आप देखिए बहुत आश्चर्यजनक रूप से 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और उस टाइम हमने देखा घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में बहुत कमाल का माहौल था। और उसी माहौल पर सवार होकर बीजेपी एक बार फिर उसी कंफर्टेबल जीत की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रही थी। हर कोई आश्वस्त था कि सीट हमारी निकली हुई है, टिकट मिलने की देर है। और हर सीट पर हर कैंडिडेट ये मानकर चल रहा था कि उसको उसकी 3 लाख से 4 लाख से वोट सुनिश्चित है मोदी के नाम पर, इसलिए वो एक्टिव भी लेट हुए। और ये खाली बाड़मेर की बात नहीं है, ये हर सीट की बात यही है। हर आदमी इसी उम्मीद में था कि बस हम जीतने ही वाले हैं और आराम से जीतने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बीच में 2-3 चीजें आई, एक तो आरक्षण का, संविधान बदलने के कुछ जो बीजेपी, कांग्रेस ने जो ब्लेम लगाया सीधे तौर पर, नहीं कांग्रेस ने ब्लेम बाद में लगाया, पहले बीजेपी के कई कैंडिडेट ने, मतलब ये कुछ एक सांसद थे जो ये बयान दे कि आप 400 पार दे दो, हम आरक्षण वगैरह को उसको लेकर तो एक तो 400 पार करने के इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया कि बस हम तो जीत ही रहे हैं। जो वोटर है बीजेपी का, मूल वोटर है, वो भी इस कॉन्फिडेंस में कि 400 पार तो हो ही रही है, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कि यहाँ एक ट्रेंड भी चला था कि एक सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा। एक सीट से नहीं, लोग तो ये भी बोलेंगे यार 350 हो जाएगी तो सरकार तो फिर बनेगी, तो मेरे वोट की क्या जरूरत है। फिर वोटिंग आई फ्राइडे को, तो फ्राइडे की वोटिंग जो है उसके कारण से फ्राइडे की छुट्टी होती है, शनिवार रविवार 3 दिन की छुट्टी मिल गई। तो लोग, उस दिन कुछ शादियां भी थी। मैं जब उस दिन, मुझे याद है, मैं जालोर के अंदर कवर कर रहा था, गांव ढाणी के अंदर कवर कर रहा था, तो वहां चुनावी सभा के अंदर लोग नहीं आ रहे। तो मैंने पूछा तो कह रहे बहुत, बोले आज के दिन शादियां बहुत है। बिल्कुल, शादियों का फर्क पड़ता है, उतना फर्क नहीं पड़ता, शादियों में भी लोग वोट डालने आते हैं। फिर एक बात आई कि गर्मी ज्यादा है तो गर्मी में भी वोट डालने कम आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले साल में जोधपुर की बात हुआ, जोधपुर में था मैं उस टाइम बाड़मेर इतना चर्चा में भी नहीं था। उस 29 अप्रैल का दिन था, हाईएस्ट टेम्परेचर था पूरे सीजन का, मतलब बहुत तेज गर्मी थी, बाहर निकला नहीं जा रहा था। इसके बावजूद वोटिंग में 5% का इजाफा हुआ। 2014 में जो वोटिंग 62% थी वो 67% पहुंच गई। मोदी लहर का असर था। मोदी लहर का असर। और दूसरा, वहां पर चुनाव भी थोड़ा सा कड़ा था क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरी मशीनरी, पूरा संगठन, पूरा हर आदमी लगा हुआ था कि मुझे परफॉर्म करना है, दिखाना है कि मैं यहाँ पर एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और फिर सामने वाली जो बीजेपी है उसके भी लोग लगे कि भाई अगर ये लड़ रहे हैं तो हमें भी लड़ना है। तो इस चक्कर में वहाँ पे वोटिंग 5% बढ़ी। अरविंद जी, एक चीज बताइए, बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता आते हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं से बातचीत होती है, बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, वो सब एक सवाल करते हैं। मेरा सवाल आप दोनों से भी है कि रविंद्र में ऐसा क्या है, क्यों उसके पीछे इतनी भीड़ आ रही है। कोई उसने कोई 3 महीनों में कोई बहुत बड़ा तीर भी नहीं मारा, 2 हेडपंप लेके आए, या उससे पहले भी अगर जो देखे कोई बहुत बड़ा कामकाज भी नहीं किया है। तो लोग ये पूछना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़े नेता है वो इस बात को लेकर सवाल करते हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए, इसका जवाब यही है कि हमने एक नाम सुना है बचपन से, करिश्माई नेता। अच्छा, करिश्माई नेता नाम सुना ना? हाँ। फलाना जो है करिश्माई नेता है। उसमें करिश्मा होता है, ये ईश्वर की देन होती है, ये हम पैदा नहीं कर पाते। आज आपने देखा होगा मोदी ने अपने नाम पे वोट डाला, या आप तो मोदी को वोट दीजिए, मोदी सरकार, या आप तो कमल के फूल के ऊपर बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो मोदी में क्या है, इंसान ही वो भी है, उनमें करिश्मा है। इंदिरा गांधी क्या थी, उनमें भी करिश्मा था। बाकी बहुत सारे लोग नेता होते हैं, बहुत बड़े पदों पर होते हैं, लेकिन उनमें करिश्मा नहीं होता। रविंद्र में वो करिश्मा है। रविंद्र में भीड़ खींचने की क्षमता है, युवाओं में, महिलाओं में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल मैं कई बड़ी उम्र के लोगों से भी मिला यहाँ पर। वो अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग व्यवसाय में थे, सब्जी बेचने वाले भी हैं, ठेला लगाने वाले भी हैं, ऑटो चलाने वाले भी हैं, वो उम्र दराज भी हैं, सफ़ेद बालों वाले हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक वर्ग के अंदर किसी की लोकप्रियता होती है। जब वो होती है तो वो आक्रोश होती है, और हो सकता है वो वोटों में कितनी तब्दील हो नहीं हो, वो टाइम बताएगा। लेकिन स्वीकार्यता में कोई कमी नहीं है किसी भी स्तर पर, क्योंकि बाड़मेर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ मैं वहाँ शुरू हुआ आपके बाड़मेर में घुसने से पहले, कल्याणपुर के से लेके, और मैं यहाँ तक लोगों से बात करते हुए आया हूँ। सभी लोगों में जहाँ पे इसका पहले कभी काम नहीं पड़ा, वहाँ पर भी लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि हम देश में कहीं भी जा रहे हैं, या देश में जो भी लोग हैं, वो हमसे हमारे कैंडिडेट की बात कम करते हैं, वो बाड़मेर की बात ज़्यादा करते हैं। और जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पर
कि आज शायद एक ट्रेन आ चुकी है या हाँ, मतलब कह रहे हैं कि भाई प्रवासी लंबे मतलब बहुत मतलब इतनी तादाद में पहली बार आ रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता नहीं कोई बीजेपी कांग्रेस को वो वोट देने के लिए इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में आते होंगे या नहीं आते होंगे। लेकिन 2 ट्रेन अगर बुक होके आ रही हैं, वो जैसे इस धार्मिक यात्रा पर सोशल लोग मीडिया जाते पे हैं। चल रहा था, इसका फैक्ट क्या है हम भी नहीं बता सकते कि हाँ मतलब नहीं, लेकिन ये तो तय है कि 2 ट्रेन, बहुत बड़ी तादाद में इस बात पे इनका- बसें वगैरह वो रवाना ये तो तय है कि 2 ट्रेनें आ रही हैं। तो 2 ट्रेन बुक करके लाना ये कोई कलेक्टिव एफर्ट के बिना संभव नहीं। तो भाई एक आदमी नहीं करता ये काम, ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। अपने प्रवासी जो हैं उनकी संस्थाएं बनी होती हैं, उनके एसोसिएशन होते हैं, तो उन्होंने बड़े लेवल पे काम किया होगा। और यहाँ भी मैं कई जगह गया साहब, यहाँ पे ये काम चल रहा है, यहाँ पे ये काम चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे कार्यालय बने हुए हैं, बिना स्थापित किए ही कार्यालय स्थापित है वहाँ पे। तो वो जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होता तब तक इस तरह की चीजें संभव नहीं हो पाती है। आपका मैं इसी पे जो मैंने सवाल पूछा कि रविंद्र इतना लोकप्रिय क्यों है, नेता ये पूछना जानना चाहते हैं। क्या लगा, आपने लंबी स्टडी भी की, लगातार इनके कवर भी किया है। मैं तो ये चीज़ देखता हूँ कि 2014 के आसपास जब 2-3 साल के घर में जब बच्चे होते थे, वो जब नरेंद्र मोदी को टीवी पे देखते थे, अखबार में उनका फोटो देखते थे, या उस वक्त मोबाइल में कहीं पर उनका वीडियो फोटो यूट्यूब पे चलते देखते थे, तो वो देखते कहते मोदी मोदी। पहली बार ऐसा उसके बाद मेरे को नज़र आया है कि बाड़मेर में जब घर के अंदर बच्चे, महिलाएं, हर घर में शहर से लगाकर गांव तक, वो जब रविंद्र भाटी को मोबाइल पे या अखबार में या देखते हैं या उसके बारे में कुछ नकारात्मक सुनते हैं, तो उनको मैंने दुखी होते भी देखा है कि उनको इस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है। तो आप एक चीज़ देखिए कि बहुत ज़बरदस्त क्रेज, एक तो युवा है, पहला सबसे बड़ी वजह यह है कि 26 साल का युवा का जो प्रचार हुआ वो ज़बरदस्त हुआ। आम आदमी जो है वो जानने लगा, जमकर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। 26 साल का या 28-30 साल का तो नहीं है। खूब दावे लोग करते हैं, लेकिन वो खुद जो दावा करता है, हम तो उस दावे पे कहेंगे, और उसके जो बाकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करके ही रविंद्र सिंह को दावा करते होंगे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ से लाता रविंद्र। कभी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है, कभी इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला, विधानसभा का चुनाव अभी लड़ा है, क्या लगता है पैसा कहाँ से लेकर आता है? आपने भी पूछा है सवाल, मैंने भी पूछा है तो सवाल। जवाब तो उनका जो जवाब है वो ये कहना है कि मुझे आम जनता वो चुनाव लड़ा रही है, और सारा का सारा जो मेरा मैंने उनको एक बार पूछा यही कि गाड़ी में चलते हुए, मैंने कहा लोग आपके ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जब विदेश यात्रा गए तब भी आपने फंडिंग आपको वहाँ संदेहास्पद तरीके से मिला। तो उनका ये कहना है कि आप मेरे साथ यहाँ से यहाँ तक चले हैं, लोग अपने आप पहले ही टेंट लगा के बैठे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर आए, और मैं वहाँ जाता हूँ, उनके साथ कनेक्ट होता हूँ, और सारे लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ उनके अनुसार ही अपना शेड्यूल जो है वो करता हूँ। अब फंडिंग, अब मेरे और आपसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार को इसकी चिंता है, उनके पास इतनी सारी एजेंसियाँ है, वो जांच कराए। लेकिन एक बात ये तय है कि आम जनता पूरी तरीके से उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, राजपूत कम्युनिटी से, इसका दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पर काफ़ी इवन हैदराबाद जो तेलंगाना, वहाँ पर भी काफ़ी उनका व्यावसायिक कारणों से रहना हो रहता है। तो वो भी इस बार बड़े दिलचस्पी के साथ मुझे फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रविंद्र भाटी की क्या हाल है, मतलब। और मैं जब पूछता हूँ कि आप चुनाव में वोट देने आ रहे हो कि नहीं, तो पहले वैसे मोदी की सरकार आ रही थी इसलिए आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आना पड़ेगा रविंद्र भाटी के लिए। तो आप देखिए कि इससे पहले जब वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना, और उसके बाद जब चेन्नई गए, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटी प्रवासियों की, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। क्योंकि आप इससे पहले भी कई नेताओं को प्रवासियों के सम्मेलन में जाते हुए देखते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स आयोजन होता है, एक सभागार में जाते हैं, भाषण देते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पर तो वहाँ स्थानीय जो लोकल नेता है उसकी तरह उनका स्वागत हो रहा है। तो आप देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रेज है, और इस क्रेज को ज़बरदस्त रविंद्र ने बनाया है। अरविंद जी, उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। मैं परसों रात को पाटोदी के अंदर था, उनकी रैली थी, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। कल जिस तरीके से रात को, कल पूरे दिन जो शिव विधानसभा जहां से रविंद्र विधायक है, वहां अल्पसंख्यक और एससी मतदाताओं की रैलियां थी, चाहे गडरा हो या गागरिया हो या शेडवा हो, जबरदस्त तरीके से भीड़ आ रही है। क्या लगता है, पहला मेरा आपका सवाल है कि ये भीड़ जो आ रही है, कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पर इतना बूथ मैनेजमेंट है कि वोट को डिलीवर करवाए? दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि कैलाश चौधरी जिस तरीके से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं,
कैलाश चौधरी और बीजेपी की एक खासियत तो है कि गांव के अंदर बूथ जो है वो सबसे ज्यादा उसका उनका मजबूत है। वो क्या कुछ लगता है जो एससी वोटर्स है जिस पर बीजेपी की विशेष नजर है? देखिए, उम्मेदार राम बेनीवाल का जहाँ तक सवाल है तो उनका जो वोट है, उनका जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा भी है और बहुत मजबूत भी है। और ऊपर से उम्मेदार राम बेनीवाल की जो छवि है वो एक साफ सुथरे सरल सज्जन टाइप के आदमी की छवि है, लठैत वाली छवि नहीं है उनकी। तो इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल ही रहा है। फिर जो हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी जो जो दिग्गज नेता हैं बाड़मेर जिले के, तो उनका पूरा सपोर्ट, मतलब उन दोनों का तो पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट है। इसके अलावा कई जगह से भीतरघात भी है। और जो कल दो घटनाएं हुई हैं, एक तो जो अमीन खान का जो वीडियो और पहले और फिर बाद में ऑडियो है, तो वो क्लियर कट कह रहे हैं कि वो वोट नहीं देने वाले हैं और उनको इसका कोई डर भी नहीं है कि कोई कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि कार्रवाई होगी तो सुनील परिहार और फतेह खान की तर्ज पर वापस भी हो जाएगी। और दूसरा, जो कल हनुमान बेनीवाल ने जालौर सिरोही की सभा में जो एक बयान दिया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ईमानदारी से जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ इसका मतलब मेरे मन में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो गद्दार वगैरह जो भी बातें बोली है, तो ये उम्मीदवार के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद उनके पास में एक बहुत बड़ा और मजबूत वोट बैंक है जो पूरी ताकत के साथ वोट करेगा। भले ही उनका बूथ मैनेजमेंट कमजोर हो या मजबूत हो, वो अपने आप वोट डालने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़ाई कोई पार्टियों की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई जातियों की ज्यादा है। पूरी ईमानदारी से अगर अपन देखें तो ये पूरी तरह जाति पे आधारित, ये जाति इसकी, ये जाति इसकी, ये जाति इसके साथ, ये जाति इसके साथ। यूथ भी डिसाइडिंग फैक्टर है, यूथ डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन यूथ भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जातियों में बुरी तरह बंटा हुआ है। और ये आने वाले समय के लिए बहुत चिंता की बात है कि हम जब उम्मीद करते हैं कि 21वीं सदी के 24वें साल के अंदर जो यूथ है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात करेगा, वो बात नहीं कर रहा है। वो वहीं जाति पे है और बहुत ताकत से जाति के ऊपर है। कैलाश चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? कैलाश चौधरी, अब देखिए कैलाश चौधरी की एक इसे आप कहिए, कैलाश चौधरी क्या सोशल मीडिया पे या किसी चुनाव को प्रचार प्रसार नहीं करते? काम को लेकर जब उनके पीए हैं पंकज जी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बकायदा लिस्ट बनाई। क्या लगता है वो अपने काम को गिना नहीं पाए या लोगों के बीच में वो मंत्री होने के कारण रह नहीं पाए, इसलिए उनके प्रति इतना नैरेटिव बन गया? नहीं, देखिए, आप अगर मंत्री हैं या मंत्री नहीं हैं, आपको अपने लोगों के बीच में रहने से कोई नहीं रोकता। आपको टाइम मैनेज करना होता है, बाकी मंत्री भी करते ही हैं। कितने ही बड़े मंत्री हों, वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं। या तो वो इतने बड़े मंत्री हो जाएं कि फिर लोगों के बीच में जाए बिना ही उनके काम हो जाए, उनकी टीम काम कर ले वो, अन्यथा लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने तो चुना है ना आपको। और फिर वोट के लिए फिर क्यों आप लोगों के पास में जा रहे हैं? तो आपको लोगों के बीच में रहना ही पड़ेगा, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसका कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरा, जो सोशल मीडिया की बात है या अपने काम की बात है, तो बीजेपी शायद इस देश की नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी है अपने कामों को गिनाने में, या जो भी काम किए होते हैं उनको सामने लाने में, सोशल मीडिया के यूज में। इसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो जितने आपने काम किए हैं उसकी या तो आप बुकलेट छपवाइए या उसके वीडियो बनवाइए या कुछ भी कीजिए। अगर काम किए हैं आपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनका जो संगठन है वो निश्चित रूप से मजबूत है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि उसके पास में दो संगठन है, एक तो बीजेपी का संगठन है और दूसरा उसके पास में जो संघ परिवार है या विचार परिवार बोलते हैं या उसका संगठन है, और वो काम भी पूरी ताकत से करता है। तो बीजेपी के पास में कोई संगठन की कमी नहीं है। आखिरी सवाल है, आज के समय के अंदर परिस्थितियों में कौन जीत रहा है, किस किस के बीच में टक्कर है, इसको बात को लेकर क्या कमेंट्स करना चाहिए? देखिए, ये उतना ही टेढ़ा सवाल है जो शुरू में अपने ने कहा था, वहीं पे आके बात आ गई है। तो ये जो चुनाव है, ये मुझे लगता है कि आज की रात और कल की रात और परसों की सुबह भी, क्योंकि जैसे आपके रेगिस्तान के अंदर दोहरे शिफ्ट नहीं होते, तो वोटर भी रात शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं ना आपके। जब आज ये दोहरा यहाँ था और कल वो वहां दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि रात को शाहगढ़ बल्ब जो है वो रात को बल्ब तारबंदी जो है 3-4 फीट अंदर। आपको लगता है रात को ऐसा कुछ हो सकता है? ये शिफ्टिंग ड्यून्स वाली कहानी यहाँ पर अगर होती है तो उसके हिसाब से फिर परिणामों का पता चलेगा। लेकिन ये वोटिंग के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा कि वोट किसकी तरफ कहाँ कैसे पड़े हैं। लेकिन ये जो रात को और आज की रात और शायद कल की रात भी बाकी है। आज तो शाम को प्रचार थमेगा
उसके बाद में आपके पास 2 रातें हैं, रातों को यहाँ पर जबरदस्त आंधियां चलती हैं, वो आंधियां चलेंगी और वो ड्यून्स की शिफ्टिंग होगी और उसके बाद में हम हो सकता है कि फिर तो इस बात को लेकर चर्चा होगी कि हाँ इस विधानसभा में एक बूथ में इतने वोट पड़े या बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस है, ये चर्चा स्टार्ट हो जाएगी बाद में। ये चर्चा बिल्कुल निश्चित रूप से स्टार्ट होगी और आपके पास में अगले कम से कम भी 15-20 दिन महीना का भर का तो मसाला रहेगा आराम से। महीना भर का तो मसाला बिल्कुल रहेगा। मसाला रहेगा। अच्छा दुलुक सिंह जी, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है और अगली जो 2 रातें हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं? वहां कितनी बड़ी, रात को ही एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, इस तरीके की भी समाचार है, हर आदमी अपना पूरा एफर्ट कर रहा है। हालांकि कत्ल की रात तो 4 तारीख तक जारी रहेगी, लेकिन 26 तारीख तक जो है वो बहुत जबरदस्त संघर्ष करने की रातें हैं और पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। हालांकि ऊंट से लगा के, हाथी से लगा के, हेलीकॉप्टर तक का सफर कईयों का हो चुका है और जो वोट साधने के प्रयास है वो बीजेपी के लगातार जारी है। उधर उम्मीदवार बेनीवाल एक मजबूत वोट बैंक के साथ अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं, उनके पास एक फिक्स मजबूत वोट बैंक है। अब 2 दिन में ये तय होगा कि जिस वोट बैंक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों टिके हुए हैं उसमें हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद क्या असर पड़ता है। और ये चर्चा 26 तारीख की सुबह से पहले 25 की शाम तक शुरू हो जाएगी कि होने वाला क्या है। अब उसमें से अपने कुछ कौन जीत रहा है इसको लेकर अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। आप देखिए तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि इस चुनाव के अंदर क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके का सोशल मीडिया से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।